तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और आज देखिए जो क्लास नंबर 19 है और इसके अंदर मैं कराऊंगा आपको विमुद्रीकरण। आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ। और पहले मैं दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों आपको कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखिए ये है विमुद्रीकरण का कंटेंट और क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारी मैंने इसके अंदर मैंशन की है और ये पॉइंट आपके मैं कवर कराऊंगा। तो भाई प्यारे बच्चों क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, आरबीआई वगैरह के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कंटेंट। और देखिए लास्ट में मैंने एनपीसीआई इसको भी रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी रखा है जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अभी। बस 2 मिनट रुकिए प्यारे बच्चों। क्लास देखिए, मैं बता देता हूँ स्पेशल टॉपिक करा रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं और देख लेना मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और आज की क्लास जो होगी वो होगी आपकी विमुद्रीकरण से। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, इसलिए यहाँ से क्या पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा मैं ज़्यादातर नहीं बताता, लेकिन इसकी थोड़ी सी जान लीजिए क्योंकि ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन बना है, इस पर नहीं था परिभाषा बेस पर, लेकिन रिलेट करता है कुछ ना कुछ, तो कई बार कुछ बन जाता है। जैसे विमुद्रीकरण आपसे पूछा जाएगा जब काला धन बढ़ जाता है तब अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, फिर आंसर करना है आपने विमुद्रीकरण। तो इस तरह विमुद्रीकरण किया जाता है और इसके अंदर विमुद्रीकरण के अंदर होता क्या है, तो पुरानी मुद्रा जो होती है उसको चलन से बाहर कर दिया जाता है, उसको बंद करके नई मुद्रा निकाली जाती है, नई मुद्रा को प्रिंट करके मार्केट में पब्लिश की जाती है। बस यही है। यदि पूछता है कि विमुद्रीकरण की शुरुआत कहां से होती है, फिर 1873 ईस्वी में यूएसए यानी कि अमेरिका अमेरिका से होती है सबसे पहले विमुद्रीकरण की शुरुआत। और कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। यदि क्वेश्चन पूछता है तो इतना पॉइंट आपने मार्क करना है। नेक्स्ट पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनेंगे ये नॉर्मल रहेंगे, एक बार देख लोगे आप तो सीख जाओगे। और ये आपके आईक्यू बेस्ड बनेंगे, आपका आईक्यू चेक करा जाएगा कि इससे हो क्या सकता है। देखिए सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कालाबाजारी की जो गतिविधियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, जाली मुद्रा खत्म हो जाती है। आतंकवाद के लिए जो नोट दिए गए हैं और वे आतंकवाद में कहीं ना कहीं ऐसी घटना करने के लिए यूज किए जाने हैं, फिर वो बेकार हो जाएंगे जैसे ही विमुद्रीकरण होगा, नोटों को बंद किया जाएगा। तो विमुद्रीकरण से बैंकों को भारी लाभ होता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा कि विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव में बताइए कि बैंक को क्या होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब बनेंगे तब आपने मार्क करना है कि इसमें बैंक को लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि उसके पास जो है मार्केट से जितनी भी करेंसी है वो उसके पास चली जाएगी, तो बैंकों को लाभ होने वाला है। देश में जो डिजिटल भुगतान है उसको प्रेरित किया जाएगा। और जो 2016 की जो विमुद्रीकरण किया गया था वो इसी बेस्ड पर था कि भैया कहीं ना कहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। काले धन की पहचान और उसका उन्मूलन दोनों चीज हो सकती है। पहचान भी की जा सकती है, जैसे कोई जाली नोट होगा, काला धन होगा, उसकी पहचान करी जा सकती है। नकारात्मक प्रभाव ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए करा रहा हूं। आप ऐसा मत करना कि छोड़ के भाग जाना क्लास को, फंसेंगे एक बार तो आप आंसर कर पाओगे यदि आपने ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ लिया तो। नकारात्मक प्रभाव, नकदी की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था तो बैंकों के सामने बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग गई थी, एक दूसरे को पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। आर्थिक मंदी को बढ़ावा देती है क्योंकि मार्केट से जो मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाती है। सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पड़ता है और रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है जहां पर लेन देन बड़ा होता है। वहीं पर्यटन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे पास पैसे नहीं होते, चलते नहीं है वे, और वे बैंक से ही चेंज करके लाने पड़ते हैं या जमा करने पड़ते हैं वहां पर। तो जो हमारे पास मान लीजिए जैसे 500 का नोट बंद हुआ था, 1000 का नोट बंद हुआ, तो पुराना नोट यदि किसी के पास भी है तो वो लेने से मना कर देता है। जैसे ड्राइवर या ट्रेन का टिकट लेना होता है कि ये बंद होने वाला है, इसे आप बैंक में चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये कुछ पॉइंट आपके बनेंगे। यहाँ से मेन जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे आपके यहाँ से। देखिए इस क्लास के अंदर वे सारी संभावनाएं हैं, या तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो, या पूछे जाने की संभावना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि देखिए क्वेश्चन क्या है।
अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों को मिलाकर अभी तक के जो भारत के इतिहास में कितनी बार धन का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में ही पूछा गया है, वर्कशॉप स्टाफ एग्जाम हुआ था देखिए यूपी पुलिस के अंदर, उसमें पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से पॉइंट क्या बनेगा, तो यहां से यही क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कितनी बार हो चुकी है, फिर आपने मार्क करना है 3 बार हो चुकी है। प्रथम प्रयास कब होता है, तो ये होता है 1946 ईस्वी में। दूसरी बार नोटबंदी कब होती है भारत के अंदर, फिर मार्क करना है, ये होती है 16 जनवरी 1978 ईस्वी को। तीसरी बार कब होती है, तो तीसरी बार होती है 8 नवंबर, डेट के साथ याद रखना 8 नवंबर 2016 को। तो ये तीनों की तीनों डेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे दूसरी नोटबंदी हुई है तो इसकी डेट 16 जनवरी के साथ आपने याद रखनी है। ऐसी तीसरी जो नोटबंदी हुई है इसकी भी 8 नवंबर के साथ डेट याद रखनी है। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है यहां से, और पूछा जाता है गवर्नर। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि उस टाइम पीरियड में गवर्नर कौन थे। जैसे पहला प्रयास हुआ तो गवर्नर कौन थे, फिर आपने मार्क करना है, ये थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का नाम आपने सुना होगा। सीडी देशमुख किसके, आरबीआई के, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर, जिनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी पहली बार 1946 ईस्वी में। दूसरे में जब दूसरी नोटबंदी हुई आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तब आपने मार्क करना है आईजी पटेल। और जो तीसरी नोटबंदी होती है 2016 में, उस टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर थे ये थे आपके उर्जित पटेल। कौन थे, तो उर्जित पटेल। तो ये पटेल तो आपके वैसे याद हो जाएंगे। और ऐसे करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने हैं। पहले मैं आपको कंटेंट ही दिखा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट। अभी तक ये मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया है, उसी से मैंने एनालाइज करके सारे क्वेश्चन उठाए हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये रे क्वेश्चन जितने भी थे। तो यहां पर देखिए सारी संभावनाएं जो हैं वो मैंने एनालाइज की है कि क्या तो पूछा गया है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना देती है, मुद्रा अपना मूल्य जो है वो खो देती है, इस टाइप से क्वेश्चन बना है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से प्यारे बच्चों देखने हैं। आपको ये मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर पीडीएफ। तो PYQ आप जरूर अपने पास से लगाना, उसको लगाए बगैर आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर ने जो पॉइंट पढ़ाए हैं उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो एक तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि भाई क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। सारी संभावनाएं इसके ऊपर है। चलिए तो हम थे यहां पर। नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए जब पहला विमुद्रीकरण हुआ है स्वतंत्र भारत का, कब हुआ है, तो इसको मार्क करना है जो दूसरे वाला था 16 जनवरी 1978 को। और उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे ये थे हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये नाम याद रखना। तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री, और यहाँ पे तो सभी को पता होगा कौन थे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हमारे, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी थे हमारे जो अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1946 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी उसमें जो नोट बंद किए गए थे, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। पूछा जा सकता है जब पहली बार नोटबंदी हुई थी उस टाइम पीरियड में कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, क्योंकि 2016 में एक क्वेश्चन बना था कि जब 2016 की नोटबंदी हुई तो उसमें कौन कौन से नोट बंद किए गए थे। तो इसमें 1000 का नोट बंद किया गया था, 5000 का नोट बंद किया गया था, और भारत के अंदर उस टाइम पीरियड में 10,000 का नोट भी चलता था, उसको भी बंद किया गया था। उसके बाद बात की जाए देखिए 1954 ईस्वी में इन नोटों को फिर दोबारा से चालू किया गया। चालू कौन कौन से, यही 1000 का, 500 का, 5000 का सॉरी, और उसके साथ साथ 10,000 का जो नोट है इसको फिर दोबारा से 1954 में चालू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम नोटबंदी हुई थी उसके बाद दोबारा से कब उन नोटों को चलन में लाया गया, फिर आपने मार्क करना है 1954। 78 में यही जो नोट थे 1000 का, 5000 का और 10,000 का जो नोट था
इन नोटों को जो है फिर से बंद किया गया और ये ही थी स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी। 2016 में 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था। 500 की जगह तो नई मुद्रा आ गई थी, लेकिन 1000 का नोट अभी तक आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिला। 1000 के नोट की जगह इन्होंने 2000 का नोट चलाया था, जिसको 2023 में बंद कर दिया गया था। तो देखिए 2000 में, सन 2000 में 1000 रुपए का जो नोट है वो फिर से चलन में आया था। किनके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। यदि पूछता है इतना पॉइंट तो फिर बता देना कब आया था और किनके द्वारा चलाया गया था। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत की वित्त मंत्री कौन थी? ये मैंने मेंशन किया है। और यहाँ पर कांस्टेबल जो री एग्जाम हुआ है 2023 की भर्ती हुई थी, तो उसमें पूछा गया था। तो इस तरह से आप मार्क करोगे, यानी आप विश्वास करना क्लास पे। क्लास के अंदर वे सारी संभावनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बनेगी या बन सकती हैं या बनी हैं, ये सभी संभावनाएं हैं। 2016 की नोटबंदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे डेट याद रखना, कब की गई थी मैं बता चुका हूं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। वापसी कितने % नोटों की हुई थी? देखिए जो वैल्यू थी 500 और 1000 के नोट जो थे, उनकी वैल्यू थी 15.44 लाख करोड़ की वैल्यू थी इन दोनों नोटों की। उसके साथ साथ 100 का नोट भी था, 50 का भी था, तो ये अलग है। इन केवल दो टाइप के जो नोट हैं, इनकी वैल्यू थी 15.44 लाख करोड़। पूछे तो बता देना। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने % जो पैसे हैं वो वापिस हुए थे। और ये एक विडंबना मानिए कि देखिए 99% नोट जो हैं वो वापस हो चुके थे। और इसके बीच में कहीं ना कहीं घेलमेल है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया था जिसमें रिपोर्ट सौंपी गई थी कि नहीं, ये नोटबंदी सही हुई थी। तो इसके अंदर जो ये कहें कि बड़े बड़े नेता जो हैं उनके पास जो काला धन था यहाँ पर सफेद हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नोट जो हैं वो नालों पे पड़े हुए, कूड़े कचरे में पड़े हुए मिले हैं। तो इतने नोट तो वापस हुए नहीं थे, ये तो पक्की बात है। इसके बीच में काले धन को सफेद किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए क्लीन नोट यानी कि स्वच्छ नोट नीति। ये क्या है? स्वच्छ नोट नीति जो है 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये कहा कि 2000 का नोट जो है उसको वापस किया जा रहा है। अब देखिए नोटबंदी नहीं कहेंगे इसको कहेंगे भारत की स्वच्छ नोट नीति, जिसके तहत पुरानी जो मुद्रा हो जाती है, जो ऐसे भी हो सकता है कि वो नोट बंद करना चाह रही हो या उसकी जो ये कहें कि मार्केट में स्टॉक ज्यादा किया जा रहा हो, घरों के अंदर जो टैक्स वगैरह से बचने के लिए स्टॉक किया जा रहा हो, इसलिए वापसी कर लेती है इसको। तो ये नोटबंदी ना कहकर इसको कहेंगे स्वच्छ नोट नीति। 30 सितंबर तक ये दोनों डेट याद रखना कि 2000 का नोट कब बंद किया गया और किस पॉलिसी से बंद किया गया, क्लीन नोट नीति या स्वच्छ नोट नीति के तहत। 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया था कि सारे नोट वापस हो जाएं, जिसके पास होगा फिर वो कागज का टुकड़ा कहलाएगा। तो ये याद रखना आपने। ये जारी कब किया गया था 2000 का नोट? तो पूछे 2016 में जारी किया गया था। आरबीआई की देखिए यहाँ पर प्रेजेंस होनी जरूरी है और आरबीआई के फैक्ट जान लेते हैं। आरबीआई का गठन जो किया गया था, ये किया गया था 1934 में। एक आरबीआई एक्ट आता है जिसके तहत 1935 में जो है आरबीआई का गठन किया गया या आरबीआई को लागू कर दिया गया, आरबीआई एक बैंक बनकर आ गया। तो एक्ट यदि पूछे कि आरबीआई एक्ट कब आया है तो 1934 मार्क करना है। आरबीआई का जब 1935 में इसको बनाया गया था, इसको बनाना लिख देंगे, बनाना या बनाया गया, बनाया गया। तो बनाया गया कब इसको? 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर उस टाइम पीरियड में 1935 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये था आपका कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। वर्तमान हेडक्वार्टर यदि पूछता है कहां पर है, तो वर्तमान हेडक्वार्टर जो है इसका वो मुंबई में है। वर्तमान हेडक्वार्टर इसका कहां मिलेगा आपको? तो मुंबई के अंदर मिलेगा, मुंबई। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी थोड़ी सी डिटेल्स और है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। आरबीआई अधिनियम की जो यही है आपका 1934 आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा
22 ये कहती है कि आरबीआई को भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार, एकमात्र अधिकार दिया गया है। तो कौन सी धारा कहती है, यह पूछा जा सकता है कि नोट जारी करने का जो अधिकार है आरबीआई की कौन सी धारा में है, 22। कितनी धाराएं हैं, क्या है, और वे नहीं याद करनी, केवल विमुद्रीकरण के पर्पज से कौन सी आपसे पूछी जा सकती है वो करा रहा हूं। यानी कि आपको उलझाने का काम नहीं कर रहा कि भाई बच्चों इसे भी याद कर लो, मैं तो पढ़ा दूंगा बोर्ड पे, लेकिन आपसे याद नहीं होगा और उस चीज का फायदा भी नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 ये कहती है कि बैंक नोट जो है नोटों का अंकित मूल्य है। नोटों का अंकित मूल्य कैसे कि भैया 2 रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, 20 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा या 2000 का होगा। इस तरह से अंकित मूल्यों के बारे में कौन सी धारा बताती है, तो धारा 24। धारा 26 की 2 ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये आपसे पूछा जाए कि आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी धारा के तहत भारत के अंदर नोट बंद किए जाते हैं, फिर आपने मार्क करना है 26 की 2। तो ये 3 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके साथ साथ सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्का अधिनियम, जो मिट्स होते हैं वो सिक्का अधिनियम कब आया, फिर आपने मार्क करना है प्यारे बच्चों, ये 2011 में आया। ये डेट याद रखना आप, 2011 में आता है। इसकी धारा 6 के तहत, धारा याद नहीं रखनी, लेकिन इसके तहत आपने याद रखना है भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के किस अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत। वित्त अधिनियम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कब आता है, 2017 में आता है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए। जैसे 2013 में और 2013-14 में जो चुनाव होने थे, चुनाव में मोदी सरकार आ रही थी, वो कह रही थी कि इतने 1000 करोड़ रुपए हम काले धन के वापस लेकर आएंगे विदेशों से, लेकिन वो आए अब तक नहीं है। बस 2019 का जो चुनाव होना था उसी को लेकर काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ये अधिनियम सौंप दिया गया। इसने आज तक करा कुछ नहीं है। वैसे कंपनी अधिनियम की बात की जाए तो कंपनी अधिनियम जो है वो 2013 में आता है। इसने 1955 एक कंपनी अधिनियम होता था 1955 वाला, उसको रिप्लेस किया और फिर आया भारत के अंदर कंपनी अधिनियम 2013। इंपॉर्टेंट रहेगा, और भी बहुत सारी जगह आएगा तो तब भी आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये क्या काम करता है, जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके गठन, नियमन और नियंत्रण करने के लिए मुख्य संस्था कौन सी कहेंगे, कंपनी, या कौन से कानून के तहत कहेंगे, फिर आप मार्क करना है कंपनी अधिनियम 2013। तो ये पॉइंट आप यहां से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीजें। और कंपनी क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई अपनी बड़ी कंपनी बनानी है, जैसे बात की जाए बाइजूस कंपनी है, एक नई कंपनी बनी है अभी 4-5 साल पहले, तो ऐसी कंपनियों का गठन कैसे होगा, उनके लिए नियम कौन बनाएगा, उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, फिर ये आता है कंपनी अधिनियम 2013। नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी भाषाएं। जो नोट होता है उसके ऊपर नॉर्मली ये जो बॉक्स होता है ये वाला, आप ये 500 का नोट है देख रहे होंगे आप, तो इस बॉक्स के अंदर 15 भाषाएं लिखी होती हैं, लेकिन ये एक इंग्लिश और ये एक हिंदी, इन्हें मिलाकर टोटल कितनी भाषाएं होती हैं, 17। क्वेश्चन ज्यादातर यही बनता है कि नोट के ऊपर कितनी भाषाएं होती हैं, फिर 17 मार्क करना है। लेकिन किसी तरह से बनाए कि नोट के ऊपर जो बॉक्स होता है उसके अंदर कितनी भाषाएं होती हैं, फिर ये आपने मार्क करना है 15, और 22 आपको छोड़ दीजिए इसमें, कि कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा 1 रुपए का जो सिक्का और नोट जो होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आप पॉइंट याद रखना। और इस पर जो सिग्नेचर होते हैं ये होते हैं, इस कौन जारी करता है, तो वित्त सचिव करता है इसको, वित्त सचिव, ये याद रखना, वित्त सचिव। नॉर्मली 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उन पर जो हस्ताक्षर होते हैं फिर वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। केवल 1 रुपए का जो नोट और सिक्का है वो वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार ने देखिए रुपए का चिन्ह बनाया था इस टाइप का, ये कब बनाया, कब इसको अपनाया गया, ये पूछा जाता है। और इंटरनेशनल पर इसको मान्यता मिली हुई है, ये 2010 में इसको अपनाया गया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। और किसके द्वारा इसको बनाया गया था इस चिन्ह को, तो ये थे उदय कुमार जी, जो मुंबई आईआईटी के छात्र थे, उन्होंने इस चिन्ह को बनाया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भारत का रुपा चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है
ये किसने इसको बनाया था और कब इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा भारत के अंदर जो नोट छापने के कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो 4 जगह पर नोट छापने के कारखाने हैं, याद कर लेना अच्छे से। नासिक महाराष्ट्र के अंदर और देवास मध्य प्रदेश के अंदर। इन दोनों का जो संचालन करती है वो भारत सरकार करती है, भारत सरकार के अंडर काम करती हैं। और सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर वाली जो है, इन दोनों का आरबीआई के एक तहत एक संस्था है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। एक जगह भारत का क्या बनता है, पेपर बनता है जिससे नोट छापे जाते हैं, और ये होता है 100% कॉटन, कपास से बना होता है। कपास 100% कपास से बना होता है। यदि पूछा जाए कि नोट किससे बना होता है, किस चीज का बना होता है, तो 100% कपास का बना होता है। देवास के अंदर नोट छापने की स्याही भी बनाई जाती है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये याद रखना। आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार के अंडर कौन सी 2 प्रिंटिंग प्रेस काम करती हैं, तो नासिक और देवास वाली। आरबीआई के अंडर कौन कौन सी हैं, तो सालबोनी और जो मैसूर वाली हैं, ये दोनों की दोनों हैं। और देखिए ये जो है नासिक और देवास, इसके अंदर भूटान, नेपाल, इनके नोट भी छापे जाते हैं। श्रीलंका, इनके नोट भी भारत सरकार के द्वारा छापे जाते हैं। और 4 ही जगह पर देखिए जो कॉइन्स होते हैं वो ढालने की मशीन है। जैसे नोएडा की बात की जाए, इसको बनाया गया था 1988 ईस्वी में, बिल्कुल न्यू है। न्यू टकसाल प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, तो नोएडा के अंदर है। नोएडा के अंदर है, यूपी में है, तो यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुंबई के अंदर है दूसरी। और तीसरी जो सबसे पुरानी है, ये पुरानी है, तो ये बनाई गई थी 1757। प्लासी का युद्ध कुछ बच्चों को याद होगा, तो 1757 ईस्वी में कोलकाता के अंदर बनाई गई थी। फिर हैदराबाद के अंदर आ जाएगी। और देखिए मुंबई और कोलकाता के अंदर जो भारत रत्न का मेडल होता है या पदक होते हैं वो भी छापे जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कौन से नोट के ऊपर किस चीज का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि मैंने अभी शायद आपको दिखाया भी था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बना था, ये वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन बना था यहाँ पर। एक मिनट प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बना था, निम्नलिखित में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, इसीलिए मैं आपको सारे पॉइंट, सारी संभावनाएं करा रहा हूं। यहां से कोई संभावना बनेगी तो इन्हीं नोटों से बनेगी, इससे कम के नोटों पे नहीं बनेगी। 10 रुपए पे क्या है, यहां पर देख सकते हो कोणार्क सूर्य का मंदिर को छापा गया है। 20 रुपए के नोट पे एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनको छापा गया है। 200 पे सांची स्पूता है और 500 पे लाल किला है। नॉर्मली आप सभी बच्चों को पता होगा, एक बार कैजुअली देख लीजिए। वैसा आपके पास पैसे होते भी हैं, नहीं याद रहता तो 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का नोट ले जाना। 50 रुपए पे हम्पी रथ होता है, ये रथ का चिन्ह है। और 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव होती है, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिखाया था। तो ऐसे मार्क करोगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है शायद, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, ये रहा। तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर हो जाएगा 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा एनपीसीआई। एनपीसीआई इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए ये भी मुद्रीकरण के साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब मुद्रीकरण हुआ था तब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया था। तो यहां याद रखना है, ये जो एनपीसीआई है, जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसका गठन कब किया गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2008 में किया गया था। रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा, आईबीए के द्वारा इसका गठन किया गया। दोनों पॉइंट याद कर लेना अच्छे से। प्रमुख किसके लिए किया गया था, तो भारत के अंदर उद्देश्य था कि कैशलेस जो सेवा है उसको या अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और आप देखते हो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ये है, यूपीआई है, यूपीआई के तहत फास्टैग जो चलते हैं टोल पर वो, और उसके साथ साथ जो आप आधार कार्ड लगाकर, अपने अंगूठा लगाकर पैसे निकाल लेते हो, वो सब इसी के अंडर काम करता है। ये सभी चीजें जो हैं इसके द्वारा यूपीआई सेवा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। रुपे कार्ड जो है, जो भारत का डेबिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड था, उसको लॉन्च किया गया था। आईएमपीएस को लॉन्च किया गया था। और
NETC को लॉन्च किया गया था, जो फास्टैग पर यूज होती है। तो ये सभी सेवाएं इसी के साथ जोड़ी गई थी। ये IMPS क्या है? IMPS जो है, देखिए, जब आप कहीं पेमेंट करते हो तो आपके पास OTP आता है नेट बैंकिंग में, वो इसी के तहत आता है। वहीं जब आप बायोमेट्रिक करके अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हो, फिर जो बायोमेट्रिक होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको AEPS लागू करता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं यहां से। और कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जैसे पूछा जाएगा, FICN की फुल फॉर्म ये हो जाएगा फेक इंडियन करेंसी नोट। इसकी मैंने आपको बताई दी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। और CBDC की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो जाएगा। वहीं फेमा मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। फेमा UPI कब आता है? तो UPI आता है 2016 में। UPI कब आता है? तो UPI आता है आपका 2016 में। चलिए, फेमा की बात की जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये। तो कुछ फुल फॉर्म ये है। और यहां के बाद आ जाएगा आपका RBI। RBI का गठन कब होता है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय पहले था कोलकाता के अंदर, अभी कहां पर है? मुंबई के अंदर है 1937 ईस्वी से। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 ईस्वी, मार्क करना। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखे हैं ये सब किसको रिलेट करते हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वहीं बात की जाए SPMCIL की स्थापना 2006 में होती है। ये क्या चीज है? ये है भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। अब ये क्या चीज है? तो ये मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये जो मैंने आपको टकसाल पढ़ाई है, ये जो टकसाल है यहाँ पर, ये जो टकसाल है नोएडा और हैदराबाद की, ये इसी के अंडर काम करती हैं। कुल मिलाकर ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहा? इसके बाद कुछ नहीं। तो 2005 से जो है नोटों के ऊपर जो है वो ईयर लिखा आने लगा है कि भैया ये इस सन में छापा गया था, ये इस सन में छापा गया था। तो ऐसा लिखा आने लगा। और इसके बाद क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि जितने फैक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है या समझाए हैं वो सब आपके समझ में आए होंगे।